हर आजमाइश पर पूरी उतरने वाली पाक चीन दोस्ती के नए बाब का आगाज। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफाइन के आला सतह वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुरतपाक खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से वफाकी काबीना के अरकान का तारुफ करवाया। लाइफाइन के दौरे के दौरान मुफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान की माशी अरशाद ये बेहतरी की जानिब गामजन है। यकीन है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। मोहम्मद नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सीपैक मंसूबा शुरू किया। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने 47,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता डॉलर 286 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। मौजूदा हुकूमत ने 15 माह के कलील वक्त में कौमी निज़ाम में 5,063 मेगावाट बिजली शामिल की है। वज़ीर आज़म ने 1263 मेगावाट के जदीद थर्मल पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। रवां साल कराची के सारिफीन को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए 171 अरब रुपए सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर के ज़रिए तमाम कल पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी मंदूबीन और सरमायाकार शिरकत करेंगे, जिसका मकसद मादनियात के शोबे की इस्तादाद और सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर करना है ताकि मुल्क की सरमायाकारी को दवाम बख्शा जा सके। रेकोडिक मंसूबा खुशहाल बलूचिस्तान का ज़ामिन। रेकोडिक टेथियान बेल्ट का एक अर्जियाती खित्ता है। रेकोडिक के पास 5.87 बिलियन टन तांबे और 42 मिलियन औंस सोने के ज़खायर हैं। रेकोडिक मंसूबे की तंजीमों का काम दिसंबर 2022 में पाया तकमील को पहुंच चुका था। ये मंसूबा तकरीबन 7,500 अफराद को रोजगार मुहैया करेगा। पाकिस्तान माशी परवाज के लिए तैयार। रेकोडिक मंसूबे के तहत पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को बेइंतहा फरोग मिलेगा। पाकिस्तान कुदरती खजानों और मादनियात से मालामाल सरजमीन है। दुनिया में खामोश इनकलाब है जिसका गहरा ताल्लुक नादर और नायाब मादनियात और ज़खायर से मुंसलिक है। बाजौड़ की तहसील खार में होने वाले धमाके में जाबहक अफराद की तादाद 45 हो गई, 65 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की धमाके की शदीद मजम्मत। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। कोर कमांडर पेशावर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार का दौरा। बाजोड़ धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत की। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कोर कमांडर की शोहदा के लवाहिकीन से भी मुलाकात। शोहदा के लिए दुआ, लवाहिकीन के बुलंद हौसलों को सराहा। कश्मीरी रहनुमा गाज़ी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान को बिछड़े 20 बरस गुजर गए। सरदार इब्राहिम ने 19 जुलाई 1947 को अपनी रिहाइशगाह पर जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास में करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मंजूर करवाई। 1948 में आज़ाद जम्मू और कश्मीर के पहले सदर मुंतखब हुए। वो साल 2003 में आज ही के दिन 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा की काउंसिल का गैर मामूली वर्चुअल इजलास आज हो रहा है, जिसमें स्वीडन डेनमार्क में कुरान पाक के नुस्खों की बेहुरमती और जलाने के बारे में बार बार होने वाले वाक़यात पर तबादला ख़याल किया जाएगा। इजलास सऊदी अरब और जमहूरिया इराक़ की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। यूक्रेन के शुमाली मशरक़ी इलाकों में रूस और यूक्रेनी फोर्सेस के दरमियान झड़पें। रूसी वजारत दिफा का मॉस्को में 3 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कुपियानस्क और डोनेत्स्क, लिमान और जापोरिज़िया समेत दीगर इलाकों में यूक्रेन के कई हमलों को पसपा किया गया। यूक्रेनी फोर्सेस का भी रूस के अहम मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाने और मुतादिद ड्रोन्स गिराने का दावा।
फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप आज भी 4 मैच। वेलिंगटन में ग्रुप सी से स्पेन और जापान की टीमें मद्दे मुकाबिल, हैमिल्टन में कोस्टारिका ज़ाम्बिया आमने सामने, आयरलैंड और नाइजीरिया की टीमें ब्रिस्बेन, जबकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मेलबर्न में टकराएंगी। गुज़श्ता रोज़ खेले गए मैचेस में स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के राउंड ऑफ 16 में रसाई, मेज़बान न्यूजीलैंड और फिलिपाइन इवेंट से बाहर। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। फार्मूला 1 चैंपियनशिप लीडर नेदरलैंड्स के मैक्सन वर्स्टापन की लगातार 8वीं कामयाबी। रेड पेनल्टी के बाद 6 नंबर से रेस का आगाज करने के बावजूद बेल्जियम ग्रांड प्री जीत ली। वर्स्टापन ने बल्क रफ्तारी का मुजाहिरा करके 44 लैप्स 1 घंटे 22 मिनट और 30.450 सेकंड में तय करके पहली पोजीशन हासिल की है। और दुनिया की सबसे खतरनाक और अनोखी चहलकदमी, मारूफ एथलीट जॉन रोज का कतर के जदीद और मशहूर आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स में से एक को अबूर करने का अनोखा अंदाज। लोसेल शहर में आइकॉनिक टावर्स के दरमियान 185 मीटर की बुलंदी पर बंधी सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी लाइन पर 150 मीटर से ज्यादा का फासला तय करके दुनिया की सबसे तवील सिंगल बिल्डिंग स्लेक लाइन मुकम्मल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आपने जानी। अभी बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि समुद्रों से गहरी और हिमालय से बुलंद पाक चीन दोस्ती वक्त के साथ साथ मजीद गहरी और हर मुश्किल घड़ी में तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए मजीद बुलंदियों को छू रही है। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लाफिंग अपने आला सतह वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरकजी दरवाजे पर उनका पुरतपा खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। इस मौके पर दोनों अतराफ से खैर सगाली के जज्बात का भी इजहार किया गया। ही लाफिंग पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, जिसके दौरान वो चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के 10वीं सालगिरह के सिलसिले में मुनक्किदा तक़रीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से वफाकी काबीना के अरकान का तारुफ करवाया। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लाफिंग ने भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अपने वफ़द के अरकान का तारुफ करवाया। चीन के नायब वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान में दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान मुफ़ाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग के खुसूसी नुमाइंदे, नायब वज़ीर आज़म और कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के रुकन ही लाफिंग इक़्तिसादी राहदारी की 10वीं सालगिरह के तक़रीबात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म ही लाफिंग ने चीन के बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नुमायां किरदार अदा किया है। इक़्तिसादी राहदारी 1 बेल्ट 1 रोड का अहम मनसूबा है। उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन के तौर पर CPEC के मुतादिद मनसूबों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद में अहम किरदार अदा किया है। उनका ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह तबादलों और मुज़ाकरात का हिस्सा है। चीनी नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों की हर आजमाइश पर पूरी उतरने वाली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद वसअत देने और नई राहें तलाश करने के आज़म की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लाफिंग और उनके वफ़द का गर्म जोशी से इस्तकबाल करने पर खुशी हुई। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन का आला सतह वफ़द CPEC के 10वीं सालगिरह के तक़रीबात में हमारे साथ शामिल होने और इस गेम चेंजर मंसूबे के बायस आने वाली तब्दीली और पेशरफ्त का मुशाहदा करने के लिए आया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि मुश्किल वक्त गुजर गया और इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा बहाल हो गया है। इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की शाख खोलने के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि हम चीनी हुकूमत और बैंक ऑफ चाइना के मशकूर हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान का साथ दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि CPEC के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने और तवानाई बहरान पर काबू पाने में चीन ने अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ चाइना और दूसरे मालियाती इदारों के इश्तराक से तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ भी मिलेगा। This is a very historic moment and I'm very lucky that 6 years ago when the license was to be given to Bank of China for the opening of its first branch in Pakistan and South Asia, I was the one who handed over the license in Beijing to the president of the Bank of China in their head office. We have
tremendous support starting from the Ministry of Finance from China, Ministry of Foreign Affairs from China, the People's Bank of China, and the commercial banks in China. So I extend my heartfelt thanks to all these institutions, their heads, and their officials in supporting Pakistan in the difficult times. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज के साथ ही तेजी का रुझान 100 इंडेक्स 750 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ 47,857 पर पहुंच गया। डॉलर भी 90 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तवानाई के वजीर खुर्रम दस्तगीर खान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने 15 महीने की कलील मुद्दत में कौमी निज़ाम में 5063 मेगावाट बिजली शामिल की है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर ने बताया कि गुज़श्ता हुकूमत के 4 साल में बसा शोबों की तरह तवानाई शोबे में भी इंतहाई नाअहली और मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1263 मेगावाट के जदीद थर्मल पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। अप्रैल 2022 से जुलाई ख़त्म हो रहा है 2023 का, इन 15 माह में अल्हम्दुलिल्लाह इस वसीउल बुनियाद हुकूमत जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के बिजली के नेटवर्क में 5063 मेगावाट नई बिजली शामिल की है। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और बड़ा जो काम करने वाला था वो मुकम्मल किया गया। थर कोयले से बनने वाली 1980 मेगावाट बिजली शामिल की गई है नेटवर्क में। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि ईरान से जर्मनी गवादर को बिजली की फराहमी का मंसूबा शुरू किया गया। सूखे किनारे से ट्रांसमिशन का संग बुनियाद भी रख दिया गया है। खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि मौजूदा हुकूमत की एक और बड़ी कामयाबी तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जे में इजाफे को रोकना है और मौजूदा 15 माह में गर्दिशी कर्जे में 157 अरब रुपए कमी हुई। एक सवाल पर वफाकी वज़ीर ने बताया कि बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले 2 करोड़ 10 लाख घरेलू सारिफीन पर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि रवा साल कराची के सारिफीन को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए 171 अरब रुपए सब्सिडी दी जा रही है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर को 88 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हुकूमत और आर्मी चीफ की भरपूर काविशें। पाकिस्तान मिनरल समिट कल इस्लामाबाद में हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मेहमान ख़ुसूसी जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेहमान एजाज़ की हैसियत से शिरकत करेंगे। समिट का मकसद पाकिस्तान में दोस्त ममालिक की जानिब से बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाना है। मादनी वसाइल किसी भी मुल्क की इक़्तिसादी और सनती तरक्की के फ़रोग़ में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में बेइंतहा कुदरती मादनियात मौजूद हैं जिन्हें बरूए कार लाकर आलमी मार्केट में लाया जाए तो इससे हासिल होने वाली आमदनी इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेथियन मैग्मेटिक आर्क का हिस्सा है जो यूरोप, तुर्की और ईरान से होते हुए पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में दाखिल होती है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में मादनी ज़खायर मौजूद हैं। मादनी वसाइल से मालामाल इन इलाकों में दीगर शहरों की निस्बत आबादी का तनासुब इंतहाई कम है जो कानकुनी के काम को और भी आसान बना देता है। पाकिस्तान अपने इन कुदरती वसाइल से मुस्तफीद होने के लिए तैयार है। ज़ेरे ज़मीन इन मादनियात को निकालने के लिए कसीर सरमायादारी के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी और खसूसी महारत के हसूल के लिए मंसूबा बंदी तश्कील दी जा चुकी है। अगरचे कानकुनी एक दुश्वार और वक्त तलब काम है मगर मजबूत इरादे और उम्दा हिकमत अमली हर मंजिल कर देती है आसान। कानकुनी के हवाले से FWO बुनियादी सतह पर अपना किरदार अदा करती आ रही है। साथ ही साथ बैरक गोल्ड और एंटोफेगेस्टा जैसी बैनुल अक़वामी कंपनियों का पाकिस्तान में आना इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खुशी की एक नवीद है। इन बैनुल अक़वामी कंपनियों के पाकिस्तान में आने से न सिर्फ नौजवानों को नौकरियों के लातादाद मौके मुयस्सर होंगे बल्कि पाकिस्तान आलमी तजारत में एक अहम किरदार अदा कर सकेगा।
اور ریکارڈک منصوبہ خوشحال بلوچستان گزامین منصوبے کی تنظیم نو کا کام دسمبر 2022 میں پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جو اسے بین الاقوامی معیار کا طویل مدتی منصوبہ بنانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس سے تعمیر نکالنے میں نمایاں اضافہ ہوگا اور آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید ہو سکیں گی۔ ریکارڈک میں 5.860 ارب ٹن تانبے اور 42 ملین اونس سونے کے ذخائر موجود ہیں، جس کی کانکنی کا کام جلد شروع کیا جا رہا ہے۔ بیرک اس وقت پروجیکٹ 2010 کی فیزیبلٹی رپورٹ اور 2011 کے پروجیکٹ میں توسیع کی فیزیبلٹی رپورٹ کو اپڈیٹ کر رہا ہے، جو کہ 2024 تک مکمل ہو جائیں گی اور 2028 تک باقاعدہ کانکنی کے آغاز کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ریکارڈک کان کی عمر 40 سال ہوگی اور آن سائٹ پروسیسنگ سے اعلیٰ معیار کا تانبا اور سونا حاصل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سالانہ 80 ملین ٹن خام دھات کی پروسیسنگ بھی کی جا سکے گی۔ پاکستان میں قدرتی معدنیات کے وسیع ذخائر موجود ہیں اور ان ذخائر کا صحیح استعمال غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کا سبب بن سکتا ہے۔ ریکارڈک پروجیکٹ دنیا کے سب سے بڑے سونے اور تانبے کی کانوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان منرل کانفرنس سے ملک کے مائننگ کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں آئیں گی۔ پاکستان کی اہم منرل کمپنیز کے سینئر افسران کی مائن اور منرل کی جانب انقلابی اقدامات پر اظہار رائے۔ The Reko project holds the promise of becoming one of the world's largest copper and gold mines. Pakistan Minerals is a joint venture of OGDCL, Pakistan Petroleum and Government Holdings. Through this project, we aim to unlock Pakistan's mineral potential in a manner that will put our nation, particularly the province of Balochistan, on a path of long-term economic growth and social progress. Pakistan's mineral resources are not just plentiful, they're also pivotal to the global drive towards net zero emissions. With this in mind, we are embarking on an exciting journey to transform our mineral sector. To support this ambitious aim, we are convening a landmark mineral summit, which will be a gathering of global mining industry leaders. This summit will be an excellent opportunity for dialogue, for learning, and for fostering investment, both local and foreign, in our burgeoning mineral sector. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سرزمین پاکستان میں بے شمار قدرتی وسائل عطا کیے ہیں، اسی طرح پاکستان میں قدرتی معدنیات کے بھی وسیع ذخائر موجود ہیں۔ اگر ان ذخائر کو پروفیشنلی مائن کیا جائے تو یہ ہمارے ملک کے لیے ایک سبسٹینشیل سورس آف فارن ایکسچینج ارنر بن سکتے ہیں اور پاکستان کی اکنامک گروتھ میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی زمرے میں حکومت پاکستان نے SIFC کے تحت پہلی مائننگ کانفرنس ارینج کی ہے، جس میں دنیا بھر سے مائننگ ایکسپرٹس، مائننگ کمپنیز کے ایگزیکٹوز، پاکستان کے سینئر آفیشلز اور بزنس ہاؤسز کے ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کانفرنس پاکستان میں مائننگ ریولوشن لانے کی بنیاد بنے گی۔ ہمارے پروونس بلوچستان سے ٹیٹیان بیلٹ گزرتا ہے، جس میں پریشس میٹلز کی موجودگی سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے۔ اس علاقے کی مادی ترقی سے پاکستان کو بالعموم اور بالخصوص بلوچستان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں SIFC کا کردار بہت ہی لازم ہے۔ بہت فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے کہ مل کر لوکل ایز ویل ایز فارن انویسٹرز کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اینگرو اور تھرکول فاؤنڈیشن ملکی ترقی و خوشحالی کے ضامن اس ترقیاتی منصوبوں سے ہزاروں افراد کو روزگار کے مواقع فراہم ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی پہلی اوپن کول مائننگ ہے، جس کی سالانہ پیداواری صلاحیت 7.6 ملین ٹن ہے۔ منصوبے سے مستفید ہونے والے افسران اور دیگر افراد کا اظہار خیال۔ یہ پاکستان کی فرسٹ ایور اوپن پٹ کول مائننگ ہے، جس کی ابھی اینول پروڈکشن کیپیسٹی ہے 7.6 ملین ٹن پر اینم، 25,000 ٹنز پر ڈے جہاں سے ہم پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس 3 مائن ماؤتھ IPPs ہیں جو جنریٹ کر رہے ہیں اس وقت 1320 میگا واٹ۔ کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں، یہ کمپنی کی جو ٹریننگ دی تھی شروع سے انہوں نے ٹریننگ سے ہو کے اب میں ڈرائیور بنا ہوں، میرا گھر کا گزر سفر اچھا چل رہا ہے۔ تھر کی عورتیں پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈال رہی ہیں۔ اینگرو والوں نے بڑی بڑی مہربانی، تھر فاؤنڈیشن کی طرف سے ہمارے کو اتنے نوکریاں، اتنا پانی، اتنے واش روم، اتنے اسٹریٹ لائٹ جو ہمارے پر مہربانی کری۔ پہلے ہم اس گوٹ میں کڑوا پانی پیتے تھے، اب تھر فاؤنڈیشن والوں نے ہمیں ایک RO پلانٹ دیا ہے
इसकी वजह से पूरा गांव यहाँ से मीठा पानी हासिल करता है पीने के लिए। कंपनी ने यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर काम किया। पानी का बहुत बड़ा मसला था, TDS हाई था, यहाँ का बहुत कड़वा पानी लोग पीते थे। अभी आपने देखा होगा कि RO प्लांट 25,000 गैलन 24 आवर्स में प्रोविजन का बहुत बड़ा RO प्लांट यहाँ पर दिया है। अभी स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर मौजूद है और सबसे बढ़कर यह कि ये इस गांव के 80% लोग जो है वो कंपनी में काम कर रहे हैं। जिला बाजौर के इलाके खार में JUI के कन्वेंशन में धमाके से जमा होने वालों की तादाद 45 हो गई, जबकि 65 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फैसल कमल के मुताबिक धमाके में 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए थे, जिसमें मामूल जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। तर्जमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक इस वक्त अहमदगरा में 30, खार में 11, जबकि लेडी रेडिंग अस्पताल में 16 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर डॉक्टर रियाज अनवर ने कहा है कि CMH में इस वक्त 10 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। सूबे के तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज है और तमाम जख्मियों को इलाज मुआलजे की तमाम तर सहूलियात दी गई हैं। तर्जमान LRH के मुताबिक जख्मियों में से 4 के ऑपरेशन किए गए हैं, जबकि 1 जख्मी ICU में ज़ेर इलाज है। जख्मियों में से बेशतर की हालत तसल्ली बख्श है। धमाके की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। बाजौर धमाके की FIR थाना CTD मालाकंड रीजन में खार पुलिस स्टेशन के SHO नेक वली की मुद्दत में दर्ज कर ली गई है। FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है। FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। कोर कमांडर पेशावर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार का दौरा किया। इस मौके पर कोर कमांडर ने बाजौड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान धमाके से जख्मी होने वालों की अयादत की। उन्होंने जख्मियों के इलाज को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत भी की है। सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान और अमेरिका समेत आलमी बरादरी ने बाजौर धमाके की मजम्मत की है। सऊदी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में बाजौड़ में होने वाले अलमनाक धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया है। ईरानी सफारत खाने ने भी धमाके की मजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान, अवाम और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से ताज़ियत का इजहार किया है। तर्जुमान अफगान अबूरी हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी बाजौड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके की मजम्मत करते हुए कहा है कि अफगान हुकूमत शहदा के बुलंद दर्जात और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 14 साला बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस लेते हुए वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को मुतासरा बच्ची को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। बच्चे की ज़िंदगी बचाने और सेहतयाबी के लिए पूरी कोशिश की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरा बच्ची के वालिदैन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि यह ना देखा जाए कि मुलजिम कौन है, इसे खातिर में न लाया जाए, कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जालिम और कानून शिकन रियायत के मुस्तहिक नहीं है। पुलिस किसी दबाव को खातिर में लाए बगैर कानून पर सख्ती से अमल करे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माशरा ऐसी अंधे नगरी और जुल्म जबर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ ने चीनी वफ़द की मेज़बानी की। इस मौके पर गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के लिए राहें तलाश की गईं। कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक किया गया कि अपने स्ट्रेटेजिक ताउन और मुश्तरका कोशिशों को तक़वियत देकर दोनों ममालिक मुस्तक़बिल में इलाक़ाई खदोखाल को तश्कील देने में मदद दे सकते हैं। दोनों अतराफ़ ने एरोस्पेस के शोबे में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम घर में बैठकर सीखें और कमाएं। कराची में तकरीब से खिताब में सैयद अमीनुल हक ने कहा कि कोर्सेज के जरिए नौजवानों को डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी। हमें अपनी ख़वातीन और बच्चियों को खुद मुख्तार बनाना होगा। हमें घर बैठे सीखना है और घर बैठ करके कमाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया तब्दील हो रही है, हमें नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जाना है। अब जरूरी नहीं है कि आप बस पकड़कर, वैगन पकड़कर, गाड़ी पकड़कर आपको डाउनटाउन जाए, बल्कि आपके हाथ में स्मार्टफोन मौजूद होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप मौजूद होना चाहिए, आपके पास एक बेहतरीन किस्म के इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना चाहिए। घर बैठ के आप कमा सकते हैं। हमारा मकसद है कि इन 15 कोर्सेज पे लगभग 300 तलबा व तालबात को ट्रेनिंग दी जाएगी। मेक श्योर किया जाएगा कि 3 महीने तक मिनिमम 50+ अटेंडेंस मौजूद होनी चाहिए, उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी मोहम्मद बरजीज़ ताहिर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून इंतकामी नहीं, अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में कलील अरसे में मुल्क तरक्की के मनाजिल को छूने लगा है। अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से काम जारी है। सांगला हिल में ताजरों और शहरियों से खिताब में उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून को आम वर्कर्स और जवानों की जमात बना दिया है। नौजवानों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त मुस्लिम लीग नून और नौजवानों का है। नौजवान आगे बढ़ें और मुल्क की भाग दौड़ संभालें।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अबूज़बी के हालिया दौरे के हवाले से कहा कि मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शेख सईद बिन ज़ायद अल नहयान के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत के लिए अबूज़बी का दौरा किया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दुबई के मादाम तसाव म्यूज़ियम में अपने वालिदा और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के मोमी मुजस्समे की तक़रीब नक़ाब कुशाई में शिरकत की। इस मौके पर खिताब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है। मेरी वालिदा जमहूरियत, आज़ादी और ख़वातीन के मसावी हुकूक़ की अलामत है। वो दुनिया भर में पाकिस्तान का पुरअमन, खुशहाल और तरक्की पसंद चेहरा थी। उन्होंने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 10 साल जेला वतनी के गुजारे। मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम भी यहाँ से हासिल की। बेनज़ीर भुट्टो का मोमी मुजस्समा मादाम तसाव म्यूज़ियम में किसी पाकिस्तानी शख्सियत का रखा जाने वाला पहला मुजस्समा है। वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि पीटीआई हुकूमत ने 4 साल में कोई तरक्याती मनसूबा नहीं लगाया। चेयरमैन पीटीआई को करप्शन का जवाब देना होगा और सज़ा भुगतनी होगी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में सरमायाकारी लाने के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क की मईशत की बहाली के लिए SIFC मुतारिफ कराया है। माजी में वन विंडो ऑपरेशन का निज़ाम ना होने से बैरूनी सरमायाकारों को मसाइल का सामना करना पड़ता था। ये जो SIFC है, इसकी मीटिंग्स अब मैं अटेंड करती हूँ। इट इज़ प्योरली कि आपने किस तरह मुल्क को आगे लेकर जाना है। वो 5 सेक्टर्स आइडेंटिफाइड हुए हैं, उसमें रिसर्च बेस्ड ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इन 5 सेक्टर्स IT है, एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, माइनिंग है, और इस पूरे के अंदर आपने किस तरह सेक्टर्स को लेके जाना है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब भी पाकिस्तान आती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वन विंडो ऑपरेशन की होती है। जो इसकी कामयाबी है वो हम सारी कौम की कामयाबी है और इसलिए एक लास्ट चांस है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लोगों को मिलाकर तमाम हुकूमत के अदारे जो हैं वो इसमें काम करें। हुकूमत के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी सनसनी से के बगैर खुश असलोबी से निगरान हुकूमत आएगी और इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से करते हैं। मजलूम कश्मीरी भारतीय तसल्लुत में पत्थर के तारीख दौर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मोदी सरकार ने इंटरनेट की बंदिश को ज़बाबंदी का नया हथियार बना लिया। गुज़िश्ता 4 साल से भारतीय ज़राए इब्लाग की बंदिश में दुनिया भर में सर फहरिस्त है। मोदी सरकार 2018 से अब तक 418 मरतबा इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज मुअत्तल कर चुकी है। 2022 में दुनिया भर में इंटरनेट की 187 बंदिशों में से 84 भारत में और 49 मकबूजा कश्मीर में हुई। Kashmir is paralyzed right now. There is no mobile service. You cannot call your friends. You cannot call your family. अभी मेरी वाइफ के पास दवाई नहीं। दवाई नहीं है, मैं मजबूर हूँ दवाई लाने के लिए। कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत ने कश्मीरी आवाम को हुक्म दिया है कि वह 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी के मौके पर नाम नहाद मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए अपने घरों की छतों पर भारतीय परचम लहराएं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस सिलसिले में फैसला श्रीनगर में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास में किया गया। तमाम इंतजामी सेक्रेटरियों, महकमा इत्तलात, डिविजनल कमिश्नर और कश्मीरी और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डिप्टी कमिश्नरों और महकमों के सरबराहान को इन अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कोई भी सरकारी मुलाजिम भारत के यौम आज़ादी के दिन छुट्टी के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकता। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से श्रीनगर में जारी एक बयान में कश्मीरी आवाम को घरों पर भारतीय परचम लहराने पर मजबूर करने के भारत के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बयान में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर आलमी बरादरी की नज़र में एक मुतनाज़ इलाका है और भारत यहाँ घरों, सरकारी इमारतों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों वगैरह पर ज़बरदस्ती भारतीय झंडा लहराकर
کر اس کی متنازع حیثیت ہرگز تبدیل نہیں کر سکتا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر اور بھارت کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، دانشوروں اور صحافیوں نے جموں میں جموں و کشمیر دی وے فارورڈ کے عنوان سے ایک گول میز کانفرنس میں کشمیری عوام کو درپیش مشکلات کے خاتمے کے لیے اگست 2019 سے پہلے کی پوزیشن کو بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مقررین نے 5 اگست 2019 کو سیاہ دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کے ساتھ کالونی جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے تنازع کشمیر کا پائیدار حل تلاش کرنے پر بھی انہوں نے زور دیا۔ معروف کشمیری رہنما غازی ملت سردار ابراہیم خان کو بچھڑے 20 برس گزر گئے۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے گراں قدر خدمات کی بدولت انہیں بانی کشمیر اور غازی ملت کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ 22 اپریل 1915 کو ضلع پونچھ کے علاقے کوٹ مٹے خان میں پیدا ہونے والے سردار ابراہیم خان نے اسلامیہ کالج لاہور سے BA، یونیورسٹی آف لندن اور لنکن سے وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ وہ 1946 میں جموں کشمیر اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ سردار ابراہیم خان نے 19 جولائی 1947 کو اپنی رہائش گاہ پر جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں قرارداد الحاق پاکستان منظور کروائی۔ 24 اکتوبر 1947 کو پونچھ بغاوت کے دوران مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج کو عبرتناک شکست دے کر آزاد جموں کشمیر کی بنیاد رکھی۔ سردار ابراہیم خان 1948 میں آزاد جموں کشمیر کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور دوران حیات 4 مرتبہ صدر رہے۔ وہ 31 جولائی 2003 کو 88 برس کی عمر میں انتقال کے بعد اپنے آبائی گاؤں کوٹ مٹے خان میں مدفون کیے گئے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ You can turn up these lights to kind of show a sudden change of lighting. PTV اکیڈمی پہ ہم آپ کو یہی سکھائیں گے کہ ڈرامے کا میک اپ کیسا ہوتا ہے، فلم کا میک اپ کیسا ہوتا ہے، اور کمرشلز میں جو میک اپ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اینکرنگ کیا ہے، اینکرنگ کیا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کیسے نہیں بولنا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک اداکار ہوتا ہے، اس اداکار کو ریفائن کیسے کرنا ہے یہ ہم بتائیں۔ روز ایک نئی صبح، نئے چہروں، نئے انداز کے ساتھ۔ آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ۔ ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا، مستی اور مزاق۔ میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات، آپ کے میرے PTV ہوم پر۔ ویلکم بیک، اور اب رخ کرتے ہیں عالمی منظرنامے کی جانب۔ اسلامی تعاون تنظیم نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر رکن ممالک کے وزراء خارجہ کی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ سعودی عرب اور عراق کی درخواست پر غیر معمولی ورچوئل اجلاس منعقد ہوگا، جس میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی کے بار بار ہونے والے واقعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ قبل ازیں پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک نے ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر اظہار مذمت کیا تھا۔ سویڈن اور ڈنمارک میں سیکیورٹی خدشات پر اضافے کے پیش نظر مذہبی کتابوں کی بے حرمتی کے واقعات روکنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ڈنمارک کے وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی پر رد عمل میں ہونے والا احتجاج انتہائی شکل اختیار کر سکتا ہے۔
यूक्रेन के शिमाली मशरक़ी इलाकों समेत मुख्तलिफ महाजों पर रूस और यूक्रेनी फोर्सेस के दरमियान जंग जारी है। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रोज़ दारुल हुकूमत मॉस्को में 3 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए हैं। बयान के मुताबिक कोपियानसिक, डोनेत्स्क, लेमान और ज़ापोरिशिया समेत दीगर इलाकों में यूक्रेन के कई हमलों को पसपा किया गया है। रूसी फोर्सेस का कहना है कि दुश्मन फोर्सेस के पोस्टों, गोला बारूद के डिपो समेत अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया है, जबकि एक हेलीकॉप्टर और मुतादिद ड्रोन तैयारे मार गिराए हैं। यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से जारी बयान में भी रूस के अहम मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाने और मुतादिद ड्रोन गिराने का दावा किया गया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ बाखमूत के करीब यूक्रेनी फोर्सेस को कई इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। थाईलैंड के जनूबी सूबे नॉर्थ हेवात में फायर क्रैकर्स के गोदाम में धमाके से 12 अफराद हलाक और 121 जख्मी हो गए हैं और हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फायर क्रैकर्स के गोदाम में जोरदार धमाका हुआ और खौफनाक आग भड़क उठी। भड़कती आग ने 200 से ज्यादा मकानात को भी अपनी लपेट में ले लिया। धमाके और आतिशज़दगी से गोदाम की छत भी गिर गई और पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर कायम गोदाम में वेल्डिंग के दौरान आग लगी। भारत में रेलवे पुलिस के एक एहलकार ने चलती ट्रेन में फायरिंग कर दी, जिससे 4 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में रेलवे पुलिस का एक ASI और 3 मुसाफिर शामिल हैं। यह वाकया रियासत महाराष्ट्र में पेश आया। ट्रेन गुजरात से मुंबई जा रही थी। रेलवे पुलिस का कांस्टेबल और ASI दोनों ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। इसी दौरान कांस्टेबल ने ASI पर अचानक गोली चला दी, जिससे मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि मुलजिम की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। और अब आपको मौसम की खबरों के लिए चलेंगे कासिम अली के जानिब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन आपको बताएं कि सूबा बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से तकरीबन तमाम छोटे बड़े डैम्स भर गए हैं, जिससे सूबा की ज़राअत, लाइव स्टॉक और ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं और नौजवानों को रोज़गार के नए मौक़े मुयस्सर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मीर सलाम जोगज़ई अफ़गानिस्तान से मुत्तसिल पाकिस्तान के सरहदी ज़िला क़ला सैफुल्ला में मकामी नौजवान के साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। हालिया बारिशों और सैलाब से जहाँ पे बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए, वहाँ पर उसके फ़वाइद भी सामने नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर ज़मींदारी के शोबे में, लाइफ स्टॉक के शोबे पर इसके मुस्बत असरात मुरतब हुए और इसके साथ साथ पिकनिक स्पॉट जिस तरह मेरे पीछे आप देख रहे हैं, अक्सर डैम भर चुके हैं, तो नौजवान आ करके इसमें पिकनिक मनाते। इस हवाले से एक बात करते हैं एक नौजवान से जो इस सिलसिले में आए हुए हैं। जी बताएं, इन बारिशों के क्या फ़वाइद हुए? सर पहले तो ये बारिशें पिछले कई सालों से नहीं हुई थी। ये 2 साल जो है मुसलसल यहाँ पर बारिशें होती है। ये सिटी डैम बहुत अच्छे से खाली था, लेकिन यहाँ पर जो पानी की सतह थी वो कम हो गई थी। उसके साथ साथ जब पानी की बारिशें होती है तो यहाँ पर पानी डैम में आता है और वहाँ पे यहाँ पर लोग ज़मींदारी के लिए भी आते हैं, खाना बदोश आते हैं और यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट बन जाता है। बाहर से टूरिज़म से लोग आते हैं, जहाँ से कराची से लोग आते हैं, बाकी इलाकों से लोग आते हैं यहाँ पर टूरिज़म के लिए। यहाँ पर एक नहीं 5 डैम है जो भरे हुए हैं पानी से। सैलाबी रैलियाँ आ रहे हैं जिससे डैम भर है और पानी की सतह ऊपर आ रही है। एग्रीकल्चर ज़मींदारों को पानी की ज़रूरत थी, जो यहाँ पर बहुत से ट्यूबवेल बंद हो चुके थे, लेकिन पहले बारिशों की वजह से ट्यूबवेल वापस पानी ऊपर आ चुका है, जिससे ज़मींदारों को बहुत फ़वाइद हुए हैं। नाज़रीन रुख करेंगे पसरूर का और आपको बताएं कि पसरूर में हालिया मानसून की तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। नाला डैक में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। सैलाबी पानी खड़ा होने की वजह से कई सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन हमें ज्वाइन करेंगे। जी मुनव्वर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? हालिया मानसून की होने वाली तूफानी बारिशों की वजह से नाला डेग में ऊंचे दर्जे का सैलाब और उसके बाद होने वाली मुसलसल तूफानी बारिशों की तबाहकारियां जारी। नाला डेग में आने वाले ऊंचे दर्जे के सैलाब जैसे 40 के करीब देहात ज़ेर आब आ गए थे और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचा। वहीं पर सैलाबी पानी अभी तक मुतअद्दिद देहातों और सड़कों पर खड़ा है। इस खड़े पानी की वजह से कई सड़कें तबाह होना शुरू हो गई हैं, जिसमें पसरूर से लाहौर जाने वाली मेन शाहरा पसरूर डोडा शाह हुसैन सड़क पर कई फुट चौड़ा शिगाफ पड़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इस सड़क पर सफर करने वाले मुसाफिर मुतासर हो रहे हैं। नाज़रीन मज़ीद आपको बताएं कि NDMA ने कहा है कि बालाई कैचमेंट इलाकों में गुज़श्ता बारिशों की वजह से दरियाए सिंध में बहाव कदरे ज़्यादा है। अपने ट्वीट में NDMA ने कहा कि गुद्दू और
सखर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला मौजूद है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दोनों मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम कश्मीर, इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। और नाज़रीन, अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि नौकुंडी में 43, दालबंदीन में भी 43, मुल्तान 37, सरगोदा में 37, जबकि DI खान में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का।